हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जल संसाधन ये चैप्टर दिखने में तो बहुत आसान दिखता है और बच्चे जब रिवीजन करने जाते हैं तो कहते हैं सर इसमें आखिर पढ़े क्या। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है कि अरे ये कहां से आ गया। तो इसीलिए 30 मिनट इंपोर्टेंट रिवीजन में आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है जल संसाधन। फटाफट से देख लेते हैं इसको। पहला कि जल एक नवीकरण योग्य संसाधन, जी हाँ रिसाइकल, है ना, कि भाई अगर इनकी व्यवस्था जो है उपलब्धि अलग अलग प्रकार से है, बट हाँ जल जितना धरती पर 5 साल पहले था उतना ही आज भी है। ठीक है, विश्व में जल का कुल आयतन की हम बात कर रहे थे। कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% अलवणीय है, मतलब कि पीने योग्य है। कितना? केवल 2.5% पानी जो है वो सिर्फ पीने वाला है। फिर पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। दिखाऊं कैसे, है ना, कि सर हमने ग्लोब देखा है वो नीला दिखता है, इसीलिए धरती को भी हम नीला ग्रह कहते हैं ना। तो पर कैसे, ये देख के आपको पता लग जाएगा कि क्यों इस बारे में कहा गया है। क्यों? क्योंकि देखो प्लेनेट पूरा क्या है, धरती नीला है ना। और ये बात बिल्कुल सही है कि 3/4 भाग जो है किससे गिरा है, जल से गिरा है, बाकी भूमि से। परंतु इसमें प्रयोग लाने वाला योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। हमने देखा था लगभग कितना, 2.5%। फिर कह रहा है भारत विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा जो है वो प्राप्त करता है और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका 133वां स्थान है। किसका? भारत का। ठीक है, फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है कि जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। ये क्वेश्चन जो है बेटा एग्जाम में आया हुआ है और पूछ लेते हैं कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है ना, और जल दुर्लभता जो है वो ये क्या है। देखो जल दुर्लभता मतलब कि जल का ना मिलना, और इसके कारण क्या है। जल की दुर्लभता उसके बढ़ते मांग के तुलना में उपलब्धता में कमी के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। परिभाषा लिखो, इस प्रकार के लिखो ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए। फिर कह रहा है कारण क्या है इसके, पहला अतिशोषण, है ना, जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना। फिर अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, है ना, अलग अलग, कि भैया सबकी जरूरत बराबर थी पर किसी को कम मिला किसी को ज्यादा मिला, और जिसको ज्यादा मिला वो बहा रहा है, जिसको कम मिला वो यूज कर रहा है। फिर अधिक जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या क्या है, सबसे बड़ा इसका कारण है। क्यों? सबके लिए जलापूर्ति होनी जरूरी है। फिर है प्रदूषण, मेन कारण क्या है, नदियों झीलों और भूजल का औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण। औद्योगिक मतलब कि उद्योग से निकला, और रासायनिक रसायन द्वारा हुआ प्रदूषण क्या करता है, इन सभी को प्रदूषित करता है। पानी की कमी हुई। फिर वनों की कटाई में वनों के घटने से वर्षा का संतुलन क्या है, बिगड़ता है। जल संरक्षण क्षमता भी क्या होती है, घटती है। और हमें पता है कि वन क्या करते हैं, वर्षा को आकर्षित करते हैं। व से वन, व से वर्षा। ठीक है, अनियमित वर्षा। भारत में जल स्रोत मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, और जो अनियमित होता है कि अगर बारिश नहीं हुई तो सूख जाएगा, अधिक होगी तो बाढ़ आ जाएगी। जैसे देखो ये क्या कर रहे हैं, ये उद्योग से निकला पाइप है, पानी को खराब कर रहा है। फिर वनों की कटाई कर रहे हैं जिससे बादल नहीं आएंगे, फिर बारिश नहीं होगी, और जीव जंतु जो है उनका भी क्या हो रहा है, खास हो रहा है। और फिर देखो अगर अधिक वर्षा हुई तो बाढ़ की ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है, और जो पानी पीने के काम का ही नहीं है। फिर प्राचीन भारत में जलीय कृतियां, क्वेश्चन आता है प्राचीन भारत में किस तरह की व्यवस्था थी जल के लिए। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीकी शिंग वेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। कहां? इलाहाबाद के नजदीकी श्रृंगवेरा में। कौन सा पानी है? गंगा नदी का। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई के तंत्रों का निर्माण करवाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य। फिर कलिंग की बात करें, कलिंग किसका नाम था पुराना? ओडिशा। नागार्जुनकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटक में, और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं ना।
पुरानी सभ्यता की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। भोपाल झील है ना सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। और 15वीं शताब्दी की में इल्तुतमिश क्या करा, दिल्ली के सिरी फोर्ट में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया था, है ना। हौज खास में भाई साहब ने क्या बनवाया था, तालाब बनवाया था। कहां है ये दिल्ली में है ना। और कुछ इस तरह टांके और कुएं की व्यवस्था किले के अंदर कर रखी थी। फिर आगे देखो क्या है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना। यहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, बच्चे याद नहीं करते, याद रख लेना। बांधों को, बांध क्या होते हैं, जल को रोकने के लिए। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सतलुज व्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। अब एक तरफ जहां बांध के फायदे हैं, दूसरी तरफ इसके नुकसान है। क्यों, हमने पढ़ा था संसाधन का उपयोग जो है एक के लिए अच्छा है तो दूसरे के लिए जरूर नहीं अच्छा हो, दूसरे के लिए वो विनाश का कारण भी बन सकता है। फिर हम बात करते हैं बांध क्या होते हैं कि सर बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। वैसे तो बहुत काम किए, पर इसके कारण कई गांव वालों को उनकी जगह जो है वो खाली करनी पड़ती है। फिर देखो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लाभ और हानि। पहले फायदे देखते हैं, क्या है सर, विद्युत उत्पादन होता है, सही बात है। सिंचाई के लिए पूरा पानी मिलता है, बिल्कुल सही। घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जलापूर्ति होती है, किससे, बांध के द्वारा। फिर बाढ़ का नियंत्रण होता है, जी हाँ। मनोरंजन, जी हाँ। आंतरिक नौचालन और मछली पालन, जी हाँ, ये भी बांध के फायदे हैं। सारे के सारे बहुउद्देशीय नदी परियोजना और बांध दोनों शामिल है इसके अंदर। फिर जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। इस बात को याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कि कौन से, किस स्वतंत्रता सेनानी या फिर व्यक्ति ने बांधों को भारत के मंदिरों का दर्जा दिया है। तो बांधों से अनेक लाभ हैं, ये विकास में योगदान करते हैं, इसलिए नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, याद रहेगा, जी हाँ। फिर देखो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से हानि क्या होती है ना, इसमें बांध की हानियां भी शामिल है, ठीक है। फिर इसमें देखो नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव क्या होता है, अवरुद्ध होता है, जिससे कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। तलछट मतलब तल के नीचे जो बहाव है वो कम हो जाता है, ठीक है। अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होने से नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। मतलब वहां की जो जलीय संपदा है वो नष्ट होने लग जाती है धीरे धीरे, है ना, क्योंकि वो उनको एनवायरमेंट वो नहीं मिल पाता जो एक सामान्य बहाव से मिल रहा था। क्यों, देखो होता क्या है, ये होता है कि भाई नदी पर बांध बना दिया, यहाँ पे पानी रुक गया, ठीक है, और यहां से पानी का बहाव अगर गिराया गया तो तेज बढ़ेगा बहाव, और यहाँ तेज बढ़ने से पानी के साथ जो तलछट है वो भी क्या होता है, आगे निकल जाता है, और यहाँ पर जो जलीय संपदा है वो भी क्या होती है, पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। फिर देखो बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। क्या सर, वनस्पति और मिट्टियां तो एक जगह तो गई पूरी अपनी। फिर बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है, साथ ही अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं, है ना। तो ये हमें अगर पूछे जाए कि बहुउद्देशीय और बांध परियोजना से होने वाली हानियां हैं तो उनमें आपको ये लिखना है। फिर आगे देखो हमारे पास है अटल भूजल योजना। ये हाल ही की योजना, अगर पेपर में पूछे तो बता देना, जिसे 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2025 के लिए मंजूरी दी गई थी। अटल भूजल योजना जिसका उद्देश्य देश में भूजल संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करता है। ये योजना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार करती है और गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 7 राज्यों में प्राथमिकता जिले वालों में लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूजल संकटग्रस्त ब्लॉकों में सामुदायिक स्तर पर जागरूकता और व्यवहार का
परिवर्तन लाना है। क्लियर? ओके। देन उसके बाद हम क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के विरोध में आंदोलन। जी हां, जब सरकार इसको शांतिपूर्वक से नहीं मानी तो लोगों को आंदोलन पे उतर आना पड़ा। पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। सीधी सी बात है, नर्मदा नदी पर खास करके सरदार सरोवर बांध के निर्माण के खिलाफ यह एक बड़ा सामाजिक पर्यावरण आंदोलन था। आई होप कि आपको इसके अलग पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद होंगे। फिर टिहरी के बांध की बात करें, भागीरथी नदी पर बने टिहरी बांध के निर्माण का विरोध करने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। यानी कि सर, नर्मदा और टिहरी बांध, ये दोनों बांध परियोजनाएं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कर लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर क्या है, मुख्य कारण क्या है, विस्थापित लोगों के पुनर्वास की मांग, पर्यावरण संरक्षण और बांधों के नकारात्मक प्रभाव के चलते ये आंदोलन जो है वो किए जा रहे थे। देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं वर्षा जल संग्रहण। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में हर बार आता ही आता है। वर्षा जल संग्रहण के निकाय कौन से हैं, उपाय कौन से हैं, प्रकार कौन से हैं। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण वर्षा के पानी को रोकने के लिए या फिर उसको इकट्ठा करने के उपयोग करने की प्रक्रिया है, ताकि बाद में इसका इस्तेमाल किया जा सके। सबको पता है, याद रहने के लिए बोल रहा हूं। अब इसकी विधियां कौन कौन सी है। पहला, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों ने कृषि के लिए गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बना रखी। क्या है, गुल और कुल। फिर लोगों ने पश्चिमी हिमालय में गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बना रखी। अच्छा, तो लाइन रिपीट होगी, चलो छोड़ो। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दौरान बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। कहां, पश्चिम बंगाल में। फिर राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों को बरसाती भंडारण संरचनाओं में परिवर्तित किया जाता है। ये बात भी याद रखना है। और इसके अलावा शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण, है ना, जिसे हम कुआं, कुंड ये भी कह देते हैं। फिर छत पर वर्षा जल संचयन, आपको पता है। ठीक है, बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में पीने हेतु भूमिगत टैंक या टांका का इस्तेमाल किया जाता है। आज भी लोग यूज करते हैं। और फिर मेघालय में बांस की ड्रिप सिंचाई प्रणाली, है ना, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह की दिखती है ड्रिप सिंचाई। फिर खड़ी जल संचयन की एक पारंपरिक तकनीक है जो राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें एक तटबंध या फिर धोरा, है ना, मिट्टी का टीला पानी को बनाकर पानी को घाटी में जमा किया जाता है, जिससे भूजल पुनर्भरण होता है और नमी बनी रहती है, और फिर भूजल को यूज करते हैं। अब ये है छत द्वारा वर्षा जल को संरक्षित करना, है ना। क्या होता है, बारिश होती है, छत पर पानी आता है, फिर ये गटर जो है, मतलब गटर बोलते हैं पाइप के सहारे, ये पानी यहां से कहां जाता है, फिल्टर के द्वारा ये जाता है स्टोरेज टैंक में। ठीक है, और फिर स्टोरेज टैंक से जाता है ये पहले फ्लश ड्राइवर के अंदर, मतलब जहां यूज होता है, और ये जो मेन है ये क्या है, फिल्टर लगाया हुआ है, बेसिकली बहुत आधुनिक है ये। और उसके बाद इसी पानी को आगे कहां, पेड़ पौधों में और सिंचाई में काम में लिया जाता है, और इसी के द्वारा एक ग्राउंड वाटर, है ना, उसमें छोड़ जाता है एक्स्ट्रा, है ना। अगर ये भर जाए, टैंक भर जाए, तो इसका एक्स्ट्रा पानी कहां निकल जाए, ग्राउंड वाटर में मिल जाए, ताकि भूजल रिचार्ज होता रहे। ये देखो यहां से ये पाइप है ना, एक्स्ट्रा भरने पर कहां मिल रहा है, जमीन के अंदर, है ना। इस तरह से ये काम करता है। क्या है, सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई नहीं सॉरी, वर्षा जल संग्रहण। उसके बाद क्या दिखा रहा हूं मैं आपको, ये है कुंड, है ना, जो शुष्क इलाकों में बनते हैं, और ये है खादीन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें खड्डा खोदकर इसमें पानी इकट्ठा कर लेते हैं, और ये नमी के लिए यूज किया जाता है। देन उसके बाद कुछ अद्भुत रोचक तथ्य बताऊंगा सर, मैंने वो लगा रखा, देखो, है ना। चलो मैं बता ही देता हूं आपको, ड्रिप सिंचाई, इस पे ना हम पूरी डिटेल पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंट है हमारा। पहले ये देखो, इसमें कुछ अद्भुत रोचक तथ्य। पहला, तमिलनाडु की बात करते हैं। भारत का ये पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत वर्षा जल संचयनी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग RWH ढांचे को पूरे राज्य में हर घर के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है। नहीं करेगा वो, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, है ना। अधिनियम क्या कहता है, यह अनिवार्यता तमिलनाडु नगर पालिका प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग द्वारा
2001 में शुरू किए गए एक अधिनियम के तहत लागू की गई थी। इसे 2003 में और सख्ती से लागू किया गया। मतलब कि अब हर किसी व्यक्ति को इस कानून की पालना करनी ही होगी। और काश ऐसा सब जगह हो जाए, पूरे भारत में अलग अलग वर्षा जल संचयन के अधिनियम लागू हो जाए तो बाई गॉड मजा आ जाए, है ना। पानी की समस्या कभी भी नहीं होगी। उद्देश्य क्या है इसका? मुख्य उद्देश्य राज्य में भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाना और पानी की कमी को दूर करना था, खासकर चेन्नई जैसे शहरों में जहां पानी की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती। फिर कानूनी कार्रवाई। हाँ, इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों यानी वे जो अपने घर में अनिवार्य RWS ढांचे का निर्माण नहीं करते, उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। स्थानीय नगर निगम या जल प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करते हैं कि सभी घर इन नियमों का क्या करें, पालन करें। मैं चाहता हूं, है ना, एक दिले तमन्ना है कि ऐसा हो कि पूरे भारत में हर जगह ये नियम जो है लागू हो जाए, जहां उस स्थान के अनुसार ये विधियां अपनाई जाएं और सरकार की कड़ी निगरानी हो, मतलब जिसमें नगर पालिका वगैरह ध्यान रखें इन चीजों का, और सर्वे किया जाना चाहिए जिसमें जो व्यक्ति ऐसा नहीं करें उस पर जुर्माना, जो भी कार्रवाई है मतलब मध्यम स्तर की, वो होनी चाहिए। अब उससे क्या होगा, लोग इस तरह सिंपल नहीं पर हाँ कानून की कार्रवाई के चलते वो नियम अपनाएंगे और जिससे भला उनका भी है, भला समाज का है और इस धरती का, जमीन का, सबका भला हो जाएगा। आप मानते हो नहीं मानते, अगर आप भी इसको अप्रूव करते हो तो कमेंट में यस अप्रूव्ड लिख के जरूर बताना। फिर देखो अगला क्या है, कुछ अद्भुत रोचक तथ्य में ये दिलचस्प है कि मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संचयन रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यापक रूप से प्रचलित है, जबकि चेरापूंजी, मासिनराम जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, देखो आ गया ना, और शिलांग से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है क्या, मासिनराम। इसके पीछे का कारण यह कि शिलांग शहर पीने के पानी की कमी की गंभीरता समस्या का सामना करता है और शिलांग में वर्षा जल संचयन की स्थिति क्या है, अभी शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संचयन की व्यवस्था है और घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति जो है वो इस जल संचयन व्यवस्था से हो रही है। फिर है ड्रिप, यानी मेघालय की 200 साल पुरानी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। देखो इतनी वर्षा होने के बावजूद वहां पर पानी की कमी होती है, तो इसी वर्षा के साधन को उपयोगी बनाने के लिए वो व्यवस्था की गई है। फिर देखो ये प्रणाली मेघालय के स्थानीय समुदाय द्वारा विकसित की गई थी, जिसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान के कारण पानी के तेजी से बह जाने की समस्या को हल करना और पौधों को बूंद बूंद करके पानी उपलब्ध कराना था। ठीक है, फिर पहाड़ी शिखरों पर बहने वाले झरने की दिशा बांस के पाइपों का उपयोग करके बदल दी जाती है। 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस के पाइपों में एकत्रित होकर सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। देखो मेन चल, यानी झरने से पानी आ रहा है और पहाड़ों के करते करते कहां आएगा, ये यहाँ पौधों के ऊपर, है ना, जहां एक्चुअल में पानी की जरूरत होती है। तो ये ऐसे चैनल बना दिए जाते हैं पहाड़ों में भी। क्लियर? फिर देखो बस इस चैप्टर में यही थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं 100 लाइक्स की। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।